मुझे कोलकाता से बुलाया गया था, इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच में, एक बड़े राजा के महल में, उनकी एक महिला पे एक बहुत ही मुश्किल सा सर्जिकल ऑपरेशन करने के लिए। जब मैंने वहाँ पहुँचा, मैंने राजा को एक बहुत ही नोबल कैरेक्टर का आदमी पाया, लेकिन बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि उसके अंदर एक अजीब सी क्रूएल साइड भी था, जो उसकी आलस भरी पर्सनालिटी से बिल्कुल ऑपोजिट था। मेरे ऑपरेशन के सफल होने से बाद वो इतना खुश था कि उसने मुझे उस महल में जितना दिन चाहे उतना दिन रुकने के लिए एक इनविटेशन दी, और मैंने बहुत ही खुशी से उसे एक्सेप्ट कर दिया। वहाँ के मेल सर्वेंट्स में एक ने जल्दी ही मेरा अटेंशन ग्रैब कर दिया। उसका नाम नारायण था। उसमें एक अजीब सी बुराई थी। मुझे लगा कि उसमें मलाई ब्लड था, क्योंकि वो बाकी सर्वेंट से अलग था। उसका अलर्टनेस, एक्टिवनेस और उसका कॉम्प्लेक्शन भी डिफरेंट था। उसकी एक अच्छी बात थी, और वो था अपने मास्टर के लिए उसका प्यार। लेकिन एक दिन उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया और उसने एक बहुत ही हॉरिबल क्राइम कर दिया। उसने एक ड्वार्फ को चाकू मार दिया, और इसकी वजह से वो ड्वार्फ मारा गया। इसकी पनिशमेंट के लिए राजा ने ये ऑर्डर दी कि उसकी राइट हैंड को काट दिया जाए। ये काम एक बेवकूफ़ आदमी ने किया, बिकॉज उसने एक एक्स से उसकी आर्म को काटने की कोशिश की, और यह बहुत ही बुरी तरीके से गया। मुझे एक सर्जन होने के नाते उसकी जान बचाने के लिए उसका पूरा हाथ को काटना पड़ा। इसके बाद नारायण और भी डेंजरस हो गया। राजा के लिए उसका प्यार अब नफ़रत में बदल दिया गया। एक दिन गुस्से में आके राजा पे नेव से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ा गया। इस बार राजा ने उसका दूसरा हाथ भी काटने के लिए ऑर्डर दिया। अब बिना दोनों हाथों के नारायण बिल्कुल हेल्पलेस हो गया। वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो गया। मैंने उसकी केयर लेना शुरू की, बिकॉज मुझे उसका स्ट्रेंज नेचर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। धीरे धीरे उसने अपना बिहेवियर बदल दिया। वो पहले जैसा गुस्से वाला नहीं था, बल्कि शांत और स्मार्ट बन गया। ये इतना चेंज हो गया कि राजा खुद इस पे डाउट करना छोड़ दिया। वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। उसने अपने पैरों का उंगलियां यूज़ करना सीख लिया, और इतना प्रैक्टिस किया कि वो फिर से काफ़ी काम कर सकता था, और वो पहले से भी डेंजरस हो गया। एक सुबह राजा का एकलौता बेटा, जो बहुत ही अच्छा और काइंड था, अपने बेड में मरा हुआ मिला। उसका मर्डर बहुत ही ब्रूटल था। उसकी बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो गया था, और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इसकी दोनों हाथ गायब थे। और मैंने इसके इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जब सब लोग फेल हो गए, तब मैंने अपनी रिपोर्ट राजा को दे दिया। मैंने क्लियरली बताया कि यह काम नारायणा ने किया था। राजा ने तुरंत उसके लिए एक बहुत ही क्रूअल डेथ सेंटेंस अनाउंस की। मुझे ये सुन के इतना शौक लगा कि मैं राजा को रिक्वेस्ट किया कि गोली मार के इसे जल्दी ख़त्म किया जाए। जब नारायण पर आरोप लगाया था, पहले उसने मना कर दिया, लेकिन जब उसे समझ आया कि राजा मान चुका है, तो वो पागल की तरह हंसने चिल्लाने लगा। उसने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर दिया और राजा को भयानक गाली दी। राजा ने रात को फाइनल डिसीजन लिया। सुबह उसने बताया कि नारायण को मारा नहीं जाएगा, बल्कि उसके दोनों पैर हैमर से तोड़ दिए जाएंगे, और फिर मैं उन्हें कट करूँगा, और फिर उसे ज़िंदा रख के टॉर्चर किया जाएगा। ये सुन के मेरा दिल हिल गया, लेकिन मुझे वो काम करना पड़ा। नारायण मुश्किल से ज़िंदा बचा और धीरे धीरे से रिकवर हुआ। राजा का महल बहुत ही बड़ा और सुंदर था, लेकिन इसमें एक खास जगह थी, एक बड़ा हॉल। उसका फ्लोर चमकदार पत्थर से बना था। उसकी छत बहुत ऊंची थी, और रंग बिरंगे ग्लास से हल्की रोशनी अंदर आती थी। बीच में एक फाउंटेन था। एक साइड पे बालकनी थी, जहाँ से सीढ़ियाँ नीचे आती थी। गर्मियों में ये जगह ठंडी रहती थी, इसीलिए राजा यही सोते थे।
इसी हॉल को नारायण का परमानेंट जेल बना दिया गया। उसके लिए एक छोटी सी आयरन केज बनाया गया और यह ज़मीन से 10 फुट ऊपर था। जब राजा ने उसे पहली बार इस हॉल में देखा, नारायण ने इसके ऊपर इतनी बुरी गालियाँ दी और श्राप दिया कि पूरा हॉल गूंज उठा। उसने बुद्धा, सूरज, चांद, सितारों और हर चीज़ के नाम पे ऊपर राजा को कर्ज किया। राजा ये सब सुन के बिना कोई रिएक्शन दिए वो सब सुन के बाहर चला गया। दिन बीतने लगे। नारायण धीरे धीरे से चुप होता गया। वो ना खुद को मार सकता था, ना भूख से मर सकता था, बिकॉज इसे फोर्सफुली खाना खिलाया जाता था। फिर एक रात सब कुछ बदल दिया। राजा हॉल में सो रहे थे और मैं भी वहाँ था। तब मैंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। नारायण अपनी केज में कुछ कर रहा था। मैंने देखा कि वो अपने कपड़े अपने दांतों से फाड़ रहा था। वो उन्हें जोड़कर एक रस्सी बनाया था। बहुत पेशेंस और बहुत स्किल के साथ उसने अपनी बॉडी को यूज़ करके केज के ऊपर चढ़ रहा था और रस्सी से मदद से नीचे उतर गया। नीचे आने के बाद वो सीधा राजा के पास नहीं गया, वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसने अपने बॉडी को घसीटकर स्पाइन को मोड़कर धीरे धीरे से पूरी सीढ़ियाँ चढ़ ली। मुझे लगा कि वो भागना चाहता था, लेकिन जब वो बालकनी पर पहुंचा, उसने नीचे देखा। राजा बिल्कुल उसके नीचे सो रहा था। वो धीरे धीरे से झुकता गया और अचानक गिर गया। सीधा राजा के सीने पर गिर गया और उसे कॉट से नीचे गिरा दिया। मैं तुरंत वहाँ पहुँचा। मैंने देखा नारायण का दांत राजा के गला में घुस गया था। खून बह रहा था। राजा मर रहा था। मैंने उसे अलग किया, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी। नारायण भी मर रहा था। जब वो गिरा, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसने मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। इसकी आंखों में खुशी थी, क्योंकि इसका बदला पूरा हो चुका था। ये मेरी और मेरी वाइफ मैरी की ज़िंदगी में पहली हैलोवीन थी जिसमें हमारा बेटा जेम्स हमारे साथ नहीं था। फरवरी के स्टार्टिंग में उसकी अचानक से डेथ हो गई थी। हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा एक साथ बिताया है और जेम्स हमारी शादी के बिल्कुल शुरू में पैदा हुआ था। वो हमारा बच्चा था, चाहे वो 40s में क्यों ना हो। कुछ टाइम बीत चुका था, इतना कि मैरी कभी कभी फिर से मुस्कुराती थी, लेकिन मुझे डर लगता था उसके साथ अकेले रहने में, उस बड़े और काली घर में। और ऊपर से हैलोवीन था, जो जेम्स का फेवरेट फेस्टिवल था। जो चीज़ें पहले मुझे खुशी देती थी, अब बस याद दिलाती है कि मेरा आधा दिल ज़मीन के नीचे दफन हो चुका है। मैरी ने उसका क्रीमेशन नहीं होने दिया, इसीलिए उसका बॉडी एक सेमेटरी में पड़ा हुआ है। सिर्फ मिट्टी और कीड़े उसे कवर कर रहे हैं। जेम्स कॉलेज के लिए बाहर चला गया था। वही उसकी लाइफ बन गई। प्यार, फैमिली, सब कुछ। उसकी गर्लफ्रेंड ईसा थी, लेकिन दोनों ने शादी नहीं की थी। वो फ्री रहना चाहते थे। जब उसने जेम्स को बोला कि शादी बस एक कागज़ का टुकड़ा है, तो जेम्स को डर लगा कि वो उसे यूज़ कर रही है। और डेस्परेशन में आदमी अजीब डिसीजंस लेने लगता है। उसने सोचा कि शायद बच्चा होने के बाद वो रुक जाएगी, लेकिन वो गलत था। मैरी ने बैकयार्ड में एक छोटा मेमोरियल बनाया है, हाफ शेड हाफ सनलाइट वाली जगह। फिर उसने डिसाइड की कि वो वहाँ पम्पकिन पैच लगाएगी जेम्स के नाम पे। मैं भी मदद करता था, लेकिन सच कहा तो उसका गार्डनिंग का रिकॉर्ड कभी अच्छा नहीं था। वो सालों से प्लांट्स उगाने की कोशिश करती थी, हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, लेकिन कुछ भी प्रॉपरली ग्रो नहीं होता था। फिर मैं भी कभी कुछ नहीं बोलता था। उसे खुशी मिलती थी और मेरे लिए वही काफ़ी था। हमारे नेबर्स
ग्रेग और जॉनसन जब नए नए आए थे तब मैरी सबसे पहले उनका वेलकम करने गई थी। धीरे धीरे वो हमसे क्लोज होने लगे। संडे डिनर्स, बातें, हंसी मजाक सब कुछ नॉर्मल था। मैरी को जॉनसन बहुत पसंद थी, शायद इसीलिए क्योंकि हमारे कभी बेटी नहीं थी। वो उसे अपनी बेटी जैसा ट्रीट करती थी। लेकिन फिर प्रॉब्लम शुरू हुए। एक अजीब कार आने लगी जब ग्रेग घर पे नहीं होता था। जॉनसन डिनर स्किप करने लगी और एक दिन वो चली गई। ग्रेग टूट गया। हमें उसका सपोर्ट करना पड़ा, उसके बच्चों का ख्याल रखा। धीरे धीरे से सब कुछ नॉर्मल होते गया। इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा जब हैलोवीन के दिन ग्रेग ने इनवाइट किया और मैरी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वो स्माइल करने लगी थी लेकिन फिर भी मना कर दिया। ग्रेग बच्चों के साथ आया, गिफ्ट्स और वाइन लेके। थोड़ी बात हुई, हंसी मजाक हुआ। तब अचानक मुझे अपने बैक में एक शार्प पेन फील हुआ। मैंने मैरी को बोला कि चेक करने के लिए, लेकिन उसने कहा कि कुछ भी नहीं है। फिर वो पम्पकिन के बारे में बहुत एक्साइटेड हो गई। इस बार वो सच में एक पम्पकिन उगाया था, लेकिन वो नॉर्मल पम्पकिन जैसा नहीं लग रहा था। थोड़ा अजीब, थोड़ा डार्क, एक रेड कलर का था। ग्रेग और बच्चे चले गए। थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि वो वाइन भूल गया था, तो मैं वापस देने चला गया। जब मैंने ग्रेग को देखा, वो थोड़ा इमोशनल हो गया। हम दोनों ने अपनी लॉसेस के बारे में बात की। जब हम सब वापस घर जाने लगे, कुछ अजीब हुआ। घर में एक बुरी स्मेल थी, मिट्टी और सड़ी हुई चीज़ जैसी। बच्चे अंदर दौड़ के चले गए। ग्रैंडमा मेरी, क्या आप ठीक है? मैं भाग के तुरंत गया। मेरी किचन में खड़ी थी और पम्पकिन काट रही थी, लेकिन उस पम्पकिन से लाल सा लिक्विड निकल रहा था जैसे वो खून था। मैंने सोचा वो हर्ट हुई है, लेकिन नहीं, सब कुछ पम्पकिन से आ रहा था। वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, बच्चों को दिखा रही थी कि जैसे कुछ स्पेशल हो। बाद में जब मैंने उसको पूछा पम्पकिन सीड्स कहाँ थे, उसने कहा कि उसे रॉ ही खा गई। मैंने पूछा तो उसने बोला बस एक ही चाहिए। उस रात सब ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे से चीज़ें चेंज होने लगी। मुझे एक दिन गार्बेज में एक सिरिंज मिला, अंदर लाल लिक्विड था। मैरी कुछ ज़्यादा ही सोने लगी थी। वो वीक हो रही थी, पतली हो रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो खुश लग रही थी। फिर एक दिन सब कुछ क्लियर हो गया। मैं घर गया और बाथरूम में उसे देखा। उसका स्टमक स्वोलन था, बिल्कुल प्रेगनेंसी जैसा। उसने कहा, मैंने एक तरीके ढूंढ लिया, हम फिर से पेरेंट्स बन सकते हैं। तब मुझे सब समझ आ गया। मेरे बैग में जो मार्क्स थे, वो सिरिंज और उसका बिहेवियर, वो प्रेग्नेंट थी। कैसे? ये सवाल मैं खुद पूछ रहा था। प्रेगनेंसी नॉर्मल चली, लेकिन फिर बेबी का हार्ट बीट बंद हो गया। उसने 25 वीक्स में डिलीवरी की। बच्ची नॉर्मल लग रही थी, लेकिन कुछ गलत था उसमें। और सच कहूँ तो मुझे थोड़ा रिलीफ भी हुआ। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। आज फिर हैलोवीन है। मेरी ने फिर से एक पम्पकिन पैच लगाया है, मेरे मना करने के बाद भी। और इस बार मैं हर सुबह अपनी बैग पर नए नीडल मार्क्स के साथ उठ रहा था। मेरी वाइफ फिर से अजीब तरीके से बिहेव करने लगी। और सबसे बड़ी बात, इस साल एक नहीं 2 पम्पकिन्स उगाया है। क्रीपी पास्ता मर चुकी है। उसकी डेड बॉडी अब पैरासाइट से भरी हुई है। अर्ली 2010s में एक छोटा सा टाइम था जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, जब स्लेंडर मैन अभी भी जेन्युइनली स्केरी था, जब कैंडल कोव एक रियल शो हो सकता था, जब जेफ द किलर
के फ्लॉस इतने एक्सपोज नहीं हुए थे जितने बाद में हुए हैं। उस वक्त एक क्लोज कम्युनिटी थी रीडर्स और राइटर्स की, जो कुछ लिमिटेड वेबसाइट्स पे रहती थी, मोस्टली 4chan, और वहाँ लोग अनोनिमसली हॉरर स्टोरीज़ को शेयर करते थे। फिर धीरे धीरे ये पॉपुलर होने लगा, और जब यूट्यूब ने इसे पकड़ा तो बहुत सारे नए ऑथर्स बनने लगे। छोटे मोटे इंटरनेट सेलिब्रिटीज़ जैसे अंकल पास्ता और द पास्ता क्रीप जैसे लोगों के थ्रू फेमस होने लगे। जहाँ टैलेंट फेल हुआ वहाँ क्लिकबेट ने जगह ले ली और क्रीपी पास्ता का फोकस बदल गया। पहले लोगों को स्टोरी सुनना था जो रियल जैसा फील करते थे या एटलीस्ट कोशिश करते थे, लेकिन अब सब कुछ टॉप 10 फेमस वैम्पायर एनकाउंटर्स जैसे वीडियोस के लिए लिखने लगे, जहां स्टोरी से इम्पोर्टेंट कैची टाइटल था। फैंडम बढ़ता गया और म्यूटेट होता गया, जैसे हर फैंडम के साथ होता है, और मॉन्स्टर्स और सीरियल किलर्स को लोग रोमांटिक कैरेक्टर्स बनाने लगे और फैन फिक्स बनाने लगे, उन्हें शिप करने लगे और उनकी पर्सनैलिटी कम्प्लीटली चेंज कर दी गई। फिर हॉलीवुड ने भी इसे नोटिस किया और पैसा बनाने के लिए इसे एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, जहां मूवीज़ और टीवी शोज़ बनने लगे बिना ओरिजिनल स्टोरीज या रेस्पेक्ट किए, और जो चीज़ें पहले नाइटमेयर फ्यूल थी वो अब वाटर डाउन और वीक बन गई थी। आज SCP फाउंडेशन और नो स्लीप भी वही साइंस दिखा रही है जो इवेंचुअली उन्हें भी इररिलेवेंट बना देगी, बस टाइम की बात है। इस सब के बीच एक वेबसाइट थी macabaroni.com, जो माकाब्रे और मैकरोनी का मिक्स था, मतलब क्रीपी पास्ता। 2008 में लॉन्च हुई थी और ये एक पैशन प्रोजेक्ट था जिसे स्केयरवेयर नाम का एक आदमी ने बनाया था, जहां वो इंटरनेट के डिफरेंट कॉर्नर से हॉरर स्टोरीज़ को कलेक्ट करता था ताकि वो हमेशा के लिए लॉस ना हो जाए। कुछ साल पहले बिना किसी वार्निंग के ये साइट ऑक्शन में सेल हो गई और एक दिन तक वो कम्युनिटी के एक पुराने मेंबर के पास थी, और नेक्स्ट दिन सिलिकॉन वैली मीडिया कंपनी ने इसे ऑक्शन में खरीद दी। किसी को भी समझ नहीं आया कि स्केयरवेयर ने ये साइट क्यों बेच दी, और वो इंटरनेट से कम्प्लीटली डिसअपीयर हो गया। 1 साल तक साइट उन लोगों के पास रही जो उसे समझते नहीं थे, और जब प्रॉफिट नहीं बना तो उन्होंने बिना बताए उसे फिर से सेल पे लगा दिया। नया बायर था सैम शिलिंग, एक रैंडम एंटरप्रेन्योर जो गेट रिच क्विक कोर्सेस और ई-बुक बेच के पैसा बनाता था, और अब इसे वेब डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना इंटरेस्टिंग लगा था। उसने macabaroni.com को $1,00,000 में खरीद लिया। यहाँ से मेरी एंट्री होती है। मैं कोई ग्रेट ऑथर नहीं हूँ, बस हॉरर स्टोरीज पसंद है और मैं खुद लिखने की कोशिश करता था। पहले रिवेंज स्टोरीज़, फिर मॉन्स्टर्स और फिर साइकोलॉजिकल स्लो बर्न स्टोरीज़। मैंने भी अपनी स्टोरीज साइट पे सबमिट की थी, और एक दिन लियम ने मुझे ईमेल किया और पूछा कि मैं सबमिशंस रिव्यू करने में हेल्प करना चाहूँगा। मैंने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि मुझे लगा था नए राइटर्स को हेल्प कर सकता हूँ और कम्युनिटी को भी ज़िंदा रख सकता हूँ। सरप्राइजिंगली मुझे बिना किसी वेरिफिकेशन के पूरा एक्सेस दे दिया गया। उस वक्त लगा कि वो मुझे ट्रस्ट करता है, लेकिन बाद में समझ आया कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके लिए बस एक वेबसाइट है, जैसे टॉप स्पोर्ट्स बेटिंग या किचन बाथरूम काउंटर टॉप्स। हर बार जब कोई प्रॉब्लम होती थी उसका एक ही जवाब होता, मेक इट गो अवे। मैं इग्नोर करता रहा क्योंकि मुझे स्टोरीज़ बचानी थी। फिर एक दिन स्टोरीज़ गायब होने लगे। सबसे पहले मेरी फेवरेट स्टोरी द कैकल मैन डिलीट हो गई। मैंने लियम को मैसेज किया और उसको बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड को वो स्टोरी ग्रोस लगती थी, इसीलिए उसने उसे डिलीट कर दिया। डिलीट, बस ऐसे ही। फिर धीरे धीरे से और स्टोरीज़ गायब होने लगी। मिस्टर कुश, बिल द लीडर, कैसी वेस्ट, वो सब डिलीट हो रहे थे बिना कोई बात के। लोग मुझसे पूछने लगे
और मुझे झूठ बोलना पड़ा सैम को छुपाने के लिए। मुझे डर लगता था कि अगर लोग उसे ब्लेम करने लगेंगे तो पूरी साइट ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि क्विट कर दूंगा। तो मैंने उसे कॉल किया और कॉल के दौरान वो यूजुअल की तरह था, अपनी ही तारीफ़ कर रहा था और सरकास्टिक रिस्पॉन्स दे रहा था। तभी उसकी घर के दरवाजे पे नॉक हुआ और वो देखने गया। जब वो वापस आया वो डरा हुआ था। उसने डोर ब्लॉक किया, फ़ोन पे किसी से बात की और बैकग्राउंड में ज़ोर ज़ोर से बैंगिंग की आवाज़ें आ रही थी। फिर उसके रूम का दरवाज़ा तोड़ दिया गया और जो अंदर आया वो कोई इंसान नहीं था, वो था द कैकल मैन। उसके पीछे बिल द लीडर, मिस्टर कुश और केसी वेस्ट भी थे और उनके पीछे और भी क्रीचर्स थे। वो सब कैरेक्टर्स जिन्हें सैम ने डिलीट किया था। सैम ने सिर्फ एक लाइन बोली, मेक इट गो अवे, और नेक्स्ट सेकेंड मिस्टर कुश उसका फेस काट दिया। स्क्रीन पे इतना खून था जिसके वजह से मुझे ठीक से दिख नहीं रही थी। और उसके बाद macabaroni.com फिर से सेल हो गई। लेकिन सबसे वियर्ड बात ये थी, वो स्टोरीज़ कभी नहीं मिली, ना 4chan पे, ना रेडिट पे, ना किसी और जगह पे। जैसे वो कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जैसे एक मैंडेला इफ़ेक्ट हो। शायद वो स्टोरीज अब फ्री हो चुकी है, शायद फिक्शन ही उनका केज था, और अगर उन्हें वापस बंद करना है तो किसी को उन्हें दोबारा लिखना पड़ेगा। लेकिन शायद वो कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि क्रीपी पास्ता मर चुकी है।